Good morning, students. So, today we want to discuss multiple choice questions of rotational motion. So, beta, आपने क्या करना है? You go in description and see the assignment. Try to solve all these problems and then see the solutions in the description. And after that, you view the video to understand the concepts. So now here, first question is, if the origin of coordinate system lies at center of mass, the sum of moment of masses of the system about center of mass. So here the choices are center of mass, the sum of moment of masses के लिए may be greater than 0. Second choice is may be less than 0. Third is may be equal to 0. So all these three are maybe कि भी हो सकता है ऐसा हो and D is always 0. तो अब आप पहले प्रॉब्लम देखिए. प्रॉब्लम में था कि ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम लाइज एट सेंटर ऑफ मास. अब आपको पता है इन जनरल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय किससे देते हैं m1 r1 plus m2 r2 plus so on up to mn rn divided by m1 plus m2 plus so on up to mn. Or you can write this thing as 1 upon m summation mi ri where I varies from 1 to n. अब ये दिया है कि जैसे suppose this is the coordinate axis x y z sorry this is the origin. तो प्रॉब्लम में मैंने आपको ये कहा था कि सेंटर ऑफ मास लाइज एट द ओरिजिन. अब अगर सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है तो देन व्हाट विल बी दिस पोजीशन. ऑब्वियसली दिस विल बी 0 क्योंकि बेटा ये पोजीशन वेक्टर है जो कि कहाँ से होता है स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट वेयर सेंटर ऑफ मास विल लाई. तो अगर सेंटर ऑफ मास ही ओरिजिन पे आ गया तो नेचुरली ये 0 हो गया, जिसका मतलब क्या हो गया समेशन mi ri इज इक्वल टू 0. और अब ये क्या है दिस इज सम ऑफ मूवमेंट ऑफ मासेस. m इंटू r इज मूवमेंट ऑफ मास. तो इसलिए आपका आंसर क्या बनेगा D के सम ऑफ मूवमेंट ऑफ मासेस इज ऑलवेज 0. Now see the second question. Mass is distributed uniformly over a thin square plate if two end points of diagonal are -2 0 and 2 2, then coordinates of the center of mass. तो इसमें choices क्या दी हैं coordinates के लिए 2 1 0 1 2 2 and 1 0. तो अब इसमें ध्यान से देखिए प्रॉब्लम में सबसे पहले है इट इज द स्क्वायर प्लेट. सो प्लेट इज लाइक दिस और उसके बाद क्या दिया है टू एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायगोनल. टू एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायगोनल दे आर -2 0 एंड 2 2. क्या दिए हैं -2 0 और 2 2. ठीक है ऐसे है. तो अब हमें जो है पोजीशन सेंटर ऑफ मास की फाइंड आउट करनी है. अब बच्चे मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप अगर ये -2 है तो यहाँ से देखो बेटा तो फिर इसके क्या कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे. ये 2 है ना तो दैट मीन्स ये भी 2 हुआ और ये इधर क्या हो गया 0.
तो इसके आपके पास आ गए ना कोऑर्डिनेट। इसी तरह ये ऊपर देखो, ये आपके पास क्या है, -2 है, और y यहाँ पर कितना है 2, तो इसके ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो आपके पास अब जो 2 पॉइंट्स के दिए थे तो हमने चारों के फाइंड आउट कर लिए। अब मान लीजिए मास जो है हर एक कॉर्नर पे आपने m ले लिया, तो अब बेटा x की पोजीशन क्या आएगी, x सेंटर ऑफ मास m इंटू -2 प्लस m इंटू 2 प्लस m इंटू 2 प्लस m इंटू -2। मैंने ये कोऑर्डिनेट्स x ले लिए सब में, डिवाइडेड बाय 4m। तो अगर ध्यान से देखो, it is -2m plus 2m plus 2m minus 2m, that means it comes out to be 0। अब इसके बाद y कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा बेटा, m इंटू 0 प्लस m इंटू 0 प्लस m इंटू 2 प्लस m इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4m। तो ऊपर भी 4m ओवर 4m, दैट इज 1। तो इसलिए कोऑर्डिनेट्स आपके पास सेंटर ऑफ मास के क्या बन गए, 0 1। तो इसमें B आपका आंसर होगा। तो बेटा इस तरीके से अब इसमें देखा ना कितनी बढ़िया बात है कि एक डायगोनल के आपको दे दिए, तो आपके पास दैट मीन्स 2 कॉर्नर्स के आगे अब आप अपना जो सिंपल कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट्स का उसको अप्लाई करते हुए बाकी के जो 2 कॉर्नर पॉइंट है उनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेते हो, और वो कोऑर्डिनेट्स आ गए तो उसके बाद हमने सेंटर ऑफ मास के लिए सिंपल जो हमारे पास रिलेशन है उसी को अप्लाई किया है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। अब दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें क्या है दिया, ए कारपेंटर हैज कंस्ट्रक्टेड ए टॉय। टॉय देखो बेटा कैसा है, ये जैसे कोन बना हो ऐसे, और इसके ऊपर जैसे ये एक सफियर ऐसे है। अब इसमें आपको ये दिया कि ये रेडियस 2r है, और यहाँ से यहाँ तक ये आप O ले लो, ये हाइट जो है दिस इज गिवन टू बी 4r, और यहाँ से अब यहाँ तक दिस इज गिवन टू बी 2r, यानी कि जो सफियर का रेडियस है वो कितना है, r। तो ये टॉय इस फॉर्म में दिया है। सो कारपेंटर हैज कंस्ट्रक्टेड ए टॉय एज शोन इन दिस फिगर। Density of material of the sphere is 12 times that of the cone. Position of center of mass of the toy. तो क्या है choices? At a distance 2r from O. ये है O point, तो उससे 2r distance पे। B is at a distance 3r from O. Then C is at a distance 4r from O, and D is at a distance of 5r from O। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अब इसमें बड़ी सीधी सी बात है कि आपके पास ये कोन की शेप है, हम इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर लेते हैं, और ऊपर आपके पास ये सफियर है, इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर लेते हैं, वहाँ से हम आगे चलेंगे। तो पहले पॉइंट के लिए अब बेटा सबसे पहले लो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इन जनरल 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पर बेटा 1/3 पाई, रेडियस कितना है 2r है, और h हाइट जो है दैट इज 4r। ठीक हो गया? तो ये 4r स्क्वायर इंटू 4r 16 बन गया, तो इट विल बी 16/3 पाई r का क्यूब। तो मास आपके पास कोन का कितना बन गया, मास ऑफ कोन m1 विल बी 16/3 पाई r क्यूब रो। रो क्या होगी, डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द कोन। ठीक हो गया? अब उसके बाद आप ले लो वॉल्यूम ऑफ सफियर। वॉल्यूम ऑफ सफियर का फॉर्मूला है 4/3
पाई आर, और इसमें रेडियस आर है तो आर क्यूब। तो बेटा मास स्फीयर का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो इसने क्या दिया था कि जो मटेरियल स्फीयर का यूज किया उसकी डेंसिटी कितनी है, 12 टाइम्स। तो ये 12 रो आ गई, अगर ये रो थी तो ये 3 4, तो ये आपके पास बन गया 16 पाई आर क्यूब रो। तो तुम्हारे पास इस तरीके से दोनों जो है मासेस आ गए। और अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो बेटा यू कैन से कि ये जो मास है स्फीयर का, ये 16/3 था, ये 16 है, दैट मीन्स इट इज 3 टाइम्स m1। ये मैंने इसलिए लिख लिया कि हमारी जो है कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगी, और कोई बात नहीं। ठीक हो गया। अब हमारे पास दोनों के ये आ गए हैं। अब आप देखो बेटा, अगर ये कोण लिखते हो ना, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ कोण हमेशा क्या होती है, हम कहते हैं एपेक्स से 3/4h। तो O से कितनी हो जाएगी, O को अगर मैं ओरिजिन मान के चल रही हूँ, O को मैंने क्या लिया बेटा, ओरिजिन। तो यहाँ से पोजीशन मैंने लेनी है, तो ये बेटे कहाँ पर होगा, अगर ऊपर से 3/4h है तो इट विल बी h/4। तो h/4 का मतलब 4r/4, दैट इज इक्वल टू r। और ये किस तरफ है, y एक्सिस। अब उसके बाद आपने लेनी है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फीयर। तो ये आपके पास कोण की YC थी, तो स्फीयर की यहां से लो बेटे, दैट विल बी एक्चुअल प्रैक्टिस में सेंटर ऑफ स्फीयर। तो अब अगर आप उसकी पोजीशन O से देखोगे 4r प्लस r, तो इट विल बी 5r। सो फिर ध्यान से देखो कि इसमें हमने क्या फाइंड आउट किया है। पहले मैंने इस कोण का मास फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद अब हमने ये देखना है कि कोण में ये सारे का सारा मास किस जगह पर है सिचुएटेड, दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास ऑफ द कोण। ठीक हो गया। ऊपर से एपेक्स से 3/4h है, तो O से h/4 आ गया। उसके बाद इसी तरीके से स्फीयर का मास आ गया, तो उसकी पोजीशन सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होना है, तो ये r है लेकिन O से 5r। तो अब जो टॉय जो टोटल सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा बेटा, m1 इंटू YC प्लस m2 इंटू YS। ये बेटे पोजीशन स्फीयर की है जिसका मास m2 है, ये कोण की है जिसका मास m1 है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो अब आसान हो गया हमारा काम, m1 इंटू दिस इज r। अब m2 को क्या लिख सकते हो बेटा, 3m1, और YS कितना है 5r, डिवाइडेड बाय m1 प्लस 3m1। तो ये तुम्हारे पास हो गया 15 और 1 16 m1 इंटू r डिवाइडेड बाय 4m1, तो इट विल बी 4r। कहाँ से, ओरिजिन से, ओरिजिन ये रहा, तो ये 4r कहाँ बनता है, दिस। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस टॉय। तो इसलिए आपका आंसर कौन सा बनेगा, C, एट ए डिस्टेंस ऑफ 4r फ्रॉम O। सो है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो मतलब इसमें आपको मैंने सारा बता दिया कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सिंपल एक डिस्क्रीट मास ही हो तभी आपने सिस्टम के लिए लेना। इसमें डिस्क्रीट नहीं था, इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन थी ओवर कोन, ओवर स्फीयर, लेकिन हमने उसको एक एक बॉडी ले लिया और उस बॉडी का मास फाइंड आउट कर लिया, और उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने से ये हो गया कि वी कैन नाउ सपोज दैट होल ऑफ मास ऑफ दैट वेरी बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड एट दैट पॉइंट। तो हमारे पास फिर ये टॉय क्या बन गया, दैट इज ए सिस्टम consisting of 2 bodies, discrete bodies. Now the question number 4 is, radius of solid sphere is 35 centimeter
radius of gyration about an axis which is tangent to sphere is, choices are 7 under root 10 centimeter, 7 under root 35, 7 by 5 and 2 by 5. each is in सेंटीमीटर, हर एक सेंटीमीटर में है। अब देखिए इसमें क्या दिया है, रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर दैट इज 35 सेंटीमीटर। नाउ दिस इज सॉलिड स्फीयर, ठीक हो गया। तो अब रेडियस ऑफ गायरेशन किस एक्सिस के लिए लेना है, अबाउट एन एक्सिस विच इज टेंजेंट टू द स्फीयर, दैट मीन्स दिस इज द एक्सिस। अब आपके पास यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो ये कितनी होती है 2/5 mr²। तो अगर आप इस एक्सिस के लिए फाइंड आउट करना चाहते हो विच इज एट ए डिस्टेंस डिस्टेंस r, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप यहाँ पर कौन सी थ्योरम लगाओगे, पैरेलल एक्सिस की। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस टेंजेंट कितना बन गया 2/5 mr² प्लस m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये 2/5 प्लस 1 विल बी 7/5 mr²। ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अगर आप गायरेशन की बात करो इट इज mk², तो mk² इज 7/5 mr², m से m कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू बन गई 7/5 का अंडर रूट इंटू r, ठीक है ना, स्क्वायर रूट लिया तो r² का स्क्वायर रूट r आ गया, तो ये 7/5 अंडर रूट। अब ये बन गया 7/5 का अंडर रूट इंटू 35। तो अब आप देखिए आगे इसको कैसे लिख सकते हो बेटे, ये तो 7/5 आ गया, इसको आप लिख सकते हो 7 इंटू 5। तो अब ये 7 इंटू 5 है आपके पास, तो ये बच्चे आपके पास कितना बन जाएगा, when you will take it like this, ये तुम्हारे पास अब इसमें से ये तो अंडर रूट 7 आ गया, ठीक हो गया, और ये क्या बन गया 7, और ये आपके पास बन गया 5। ऐसे ही बनेगा ना, ये देखो ये 5 अंडर रूट और ये 5 था, कट के ये आ गया। अब ये 7, ये वाला 7 इंटू 5 अंडर रूट में 35, तो इसलिए आपका इसमें बी आंसर बनेगा, दैट इज 7 अंडर रूट 35। तो इस प्रॉब्लम में हमने सिंपल रेडियस ऑफ गायरेशन जिस एक्सिस के लिए दी है, आपने उस एक्सिस के लिए पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लेना है, और फिर आपने इसमें फॉर्मूला लगाना है कि I इज इक्वल टू mk², तो वहां से आपके पास वैल्यू आएगी। Now you see the next question. Next question number 5 is 3 thin rods each of length L and mass m। पहले ये देखिए, ये इस तरीके से आपको x y z एक्सिस दी हैं, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो एक थिन रॉड है यहाँ पर लेंथ L की, एक थिन रॉड यहाँ पर है लेंथ L की, एक रॉड थिन यहाँ पर है लेंथ L की। The 3 rods are like this, ठीक हो गया। 3 thin rods each of length L and mass m are placed along x, y and z axis in such a way that one end of each of the rod is at the origin, ठीक हो गया। Moment of inertia of the system अबाउट z एक्सिस किसकी ले रही है, ये पूरे सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के लिए, अबाउट z एक्सिस। तो इसमें क्या चॉइसेस दी हैं, 2/3 ml², 4/3 ml², ml² एंड 5/3 ml²। बट इट इज वेरी सिंपल कि आपके पास अगर तुम ध्यान से देखो, इसी रॉड को लो, ये आपके पास y एक्सिस में रॉड है, L इस रॉड की लेंथ है, ठीक हो गया ना। अब z एक्सिस जो पास हो रही है यहाँ से पास हो रही है, दैट मीन्स आपने क्या फाइंड आउट करना है,
Moment of inertia of this thin rod about an axis passing through its one end and perpendicular to its length. यही बना ना, z axis is perpendicular to y axis. और किस एंड से है? एक एंड से. तो बेटा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू मैं लिखती हूँ वाई जेड का मतलब कि रॉड इज अलोंग वाई एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस क्या आएगी? इट विल बी 1/3 ml². यही फॉर्मूला ना एक एंड पे. ठीक हो गया. अब इसी तरीके से अगर आप ये एक्स एक्सिस पे ले रहे हो, यू आर टेकिंग इट लाइक दिस, है ना, और ये वाली एक्सिस भी इसके क्या है? परपेंडिकुलर है. तो दैट मीन्स एक्स की अबाउट जेड क्या है? इट इज अगेन 1/3 ml². लेकिन अब ये जो एक्सिस है ये तो उसी से पास हो रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 0. तो ये जो थर्ड रॉड है उसके लिए क्या बन जाएगी? 0. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है. तो टोटल फाइंड आउट करने के लिए हम इन्हें एड अप कर देंगे. तो 1/3 प्लस 1/3 विल बिकम 2/3 ml². तो इसमें आपका आंसर क्या बनेगा? ए. तो इसमें बेटा देखा कि हमने सिंपल ये ले लिया कि रॉड जो है किस एक्सिस में है. अब अगर रॉड वाई एक्सिस में है या एक्स एक्सिस में है तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन z आएगा दोनों सिचुएशंस में ही वो लेंथ के क्या बनेगा? परपेंडिकुलर बनेगा. और जिस तरह से डायग्राम है तो वो एक एंड बनता है. तो इसलिए 1/3 ml² इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगी. नाउ यू सी क्वेश्चन नंबर 6. When a mass is rotating in a plane about a fixed axis, its angular momentum is directed along. इसमें A choice is radius, B is tangent to orbit, C is axis of rotation, and D is none of these. तो इसमें बेटा क्या बोला गया है कि जब भी मास रोटेट कर रहा है एक प्लेन में अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा किस तरफ लाई करती है? अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो सिंपल कॉन्सेप्ट. तो इसमें आपका सी आंसर बनेगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज a flywheel of mass 50 kilogram and radius of gyration about axis of rotation is 0.5 meter is acted upon by a constant torque of 12.5 Newton meter. Its angular velocity at t is equal to 5 seconds will be given by. So choices are 2.5 radian per second, then 5 radian per second, 7.5 radian per second और 10 radian. यानी कि रेडियन पर सेकेंड तो सब जगह है. द 4 वैल्यूज आर 2.5, 5, 7.5 और 10. तो जरा इसको ध्यान से देखिए. इसमें ये कहा है कि एक फ्लाई व्हील है. फ्लाई व्हील का मास दिया 50 किलोग्राम, रेडियस ऑफ गायरेशन दिया 0.5 मीटर. तो जब रेडियस ऑफ गायरेशन दिया तो बेटा सीधी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाई व्हील विल बिकम mk². तो इट विल बी 50.5 मीन्स 5/10 इंटू 5/10. तो ये आपके पास आगे बेटे 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125/2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर. और उसके बाद आगे क्या दिया है कि इट इज एक्टेड अपॉन बाय ए कांस्टेंट टॉर्क ऑफ 12.5 न्यूटन मीटर. अब टॉर्क क्या होता है? आई अल्फा. तो अल्फा विल बी टॉर्क अपॉन आई. अब टॉर्क कितना है? 12.5 और आई कितना है? 125 इंटू 2. तो अगर आप ध्यान से देखो it will be 125/10 into 125 into 2. ये बन जाएगा. तो ये 125 से 125 कैंसिल हो गया.
तो इट विल बी 0.2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब ये आ गया, तो जब आपके पास ये आ गया, तो अब ओमेगा कैसे फाइंड आउट करोगे? ओमेगा विल बी ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो आपके पास ओमेगा की वैल्यू बनेगी ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। सॉरी, ये 5 तो कट गया था, इट इज 25/2, सॉरी मैं भूल गया। तो इट इज 25/2 मीन्स 12.5। तो जब अल्फा आपने यहाँ 12.5 लिया, तो योर आंसर विल बी, सॉरी इट इज नॉट दिस, तो योर आंसर हियर विल बी, देखो आपके पास आई इसमें एक ये 5 तो कट गया है ना, तो इट इज 5 × 5 25/2 12.5। तो अल्फा विल बी 12.5/12.5, दैट इज 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब ओमेगा इज ओमेगा नॉट, दैट इज 0, अल्फा इज 1 एंड टी इज टाइम इज 5। तो योर आंसर विल बी 5 रेडियन पर सेकेंड। तो इसलिए इसमें बी आंसर जो है आपका बनेगा। तो इस तरीके से आपने इसमें फाइंड आउट करना है। नाउ यू सी क्वेश्चन नंबर, इसमें बेटा वो थोड़ा सा कैलकुलेशंस में हो गया। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि हमें मास और रेडियस ऑफ गायरेशन दिया था, हमने वहां से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर ली। अब टॉर्क दिया हुआ है, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। तो ओमेगा इज ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये हमने इसमें अप्लाई किया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज a circular disc is rolling on a horizontal plane. Its total kinetic energy is 150 joule. Translational kinetic energy will be, choices दी हैं 200 joule, 100 joule, 125 joule and none of these. तो बेटा ध्यान से देखिए, हमें ये दिया था कि एक डिस्क रोटेट कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, और ये क्या कर रही है? सर्कुलर इज रोलिंग, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। सर्कुलर डिस्क इज रोलिंग इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन में क्या आएगा बेटा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन। हम बड़ी बात कर चुके हैं, तो दैट मीन्स इट विल बी हाफ ऑफ mv² प्लस हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर बात आ जाएगी कि आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसकी लेनी है? डिस्क की लेनी है। और डिस्क क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। किस एक्सिस के बारे में? अबाउट इट्स axis is passing through its center and perpendicular to its plane. That means it will be half of mr², है ना, क्योंकि उसने क्या रोटेटिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो इस तरह से आ गया। तो ये बेटे 1/2 mv² प्लस 1/4 बन गया, ये m, r इंटू ओमेगा इज v, 1/4, दिस इज 3/4 mv²। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन का। तो इसमें क्या दिया है कि ये जो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन है, इसकी वैल्यू मैंने आपको दी है 150 जूल। सो दैट मीन्स 3/4 mv² इज 150। तो बेटा mv² कितना बन जाएगा? 4 × 150/3, तो इट विल बी 200 जूल। ठीक है, तो अब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी बनेगी? हाँ जी, ट्रांसलेशनल इज हाफ ऑफ mv², तो इट विल बिकम 100 जूल। तो आपका डी आंसर आएगा। अब एक चीज आप ध्यान रखिए बेटा कि ये मैं इस तरीके से कर रही हूँ, तो इसलिए आपको लग रहा है इतना, अदरवाइज अब मैं करूँ तो इसको इतनी करने की जरूरत ही नहीं थी। इसको हम ओरली करेंगे। कैसे? कि बीजी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन जो है हाफ mv² है, अब रोटेशनल की हाफ
आई ओमेगा स्क्वायर, आई हाफ आ गया तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो गया, तो 1/2 प्लस 1/4 इज 3/4, तो ये 3/4 mv स्क्वायर इतना है, तो mv स्क्वायर की वैल्यू आके ट्रांसलेशन निकाल लो। तो फटाफट क्विक कैलकुलेशंस करनी है, लेकिन फर्स्ट स्टेज पे आपको इन प्रॉब्लम्स को टैकल करना है, कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, इसलिए मैं आपको डिटेल में इस तरीके से बता रही हूँ। जब नेक्स्ट हम प्रॉब्लम्स जो हैं आपको मैं असाइनमेंट दे के डिस्कस करूँगी, उसमें हम इस तरह से नहीं करेंगे, हम फटाफट ओरल कैलकुलेशंस करेंगे, क्योंकि बेटा एग्जाम में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट है यू शुड नो हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम, फिर सेकेंड कॉन्सेप्ट आता है टाइम मैनेजमेंट। अगर हम एक ही प्रॉब्लम पे बैठे रहेंगे तो बाकी काम कैसे करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंटर ऑफ मास लाइज आउटसाइड द बॉडी। किस केस में सेंटर ऑफ मास आउटसाइड द बॉडी है। नंबर 1 इज पेंसिल, नंबर 2 इज डिस्क, नंबर 3 इज बैंगल एंड नंबर 4 इज शॉर्ट पुट। तो इसमें बेटा आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी सी, दैट इज बैंगल, क्योंकि बैंगल जो है आपके पास अंदर से क्या है, हॉलो है, तो मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सर्कमफ्रेंस ओनली। मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, सर्कमफ्रेंस पे, लेकिन सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, सेंटर ऑफ बैंगल में। ये देखो आपके पास, अब इसमें मास तो सारा यहाँ पर है, लेकिन सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो इसका मतलब जो क्वेश्चन था वो यही था ना कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंटर ऑफ मास लाई आउटसाइड द बॉडी। ये बॉडी का मास तो यहाँ था, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो ये क्या आ गया, उसके बाहर आ गया। सो दैट मीन्स इसमें आपका सी आंसर बनेगा। ठीक है, तो अब इस प्रॉब्लम से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तो मेरे साथ बने रहिए। सो प्लीज़ you understand the problems, and if there is any problem after that, comment in the comment box. Otherwise, like the video, comment and share. Thank you.